फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल भारत के उन राज्यों में शामिल है आज जिसने भारत को सबसे लंबे और सबसे स्टेबल चीफ मिनिस्टर्स दिए हैं। वहीं 4 बार इस राज्य ने राष्ट्रपति शासन को भी झेला है। ये भारत का वही राज्य है जिसने पूरे इंडियन हिस्ट्री के 3rd लॉन्गेस्ट टर्म सीएम ज्योति बासु दिया है। वहीं 2nd लॉन्गेस्ट टर्म वुमेन सीएम ममता बनर्जी को भी दिया है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ की सरकार पे ये लगातार आरोप लगते रहे कि बंगाल की सरकार कभी भी जनता की सगी नहीं रही है। वेल दोस्तों, इसके पीछे की क्या कहानी है, बंगाल के किस सरकार की वजह से कैसे बंगाल बेस्ट स्टेट से वो स्टेट बनता चला जा रहा है, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वेल फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त गौरव बी कश्यप और आज की इस वीडियो में हम वेस्ट बंगाल इलेक्शन और चीफ मिनिस्टर पर डिटेल डिस्कस करेंगे, यानी इंटायर हिस्ट्री ऑफ वेस्ट बंगाल इलेक्शन। कब किसकी सरकार कैसे बनी, क्यों बनी। तो चलिए 1947 से शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला लोकमत 1952 में शुरू हुआ था, पर चुनाव ब्रिटिश इंडिया के टाइम यानी 1920 से ही शुरू हो गया था। हालांकि उस वक्त प्रोविनेंस के अकॉर्डिंग चुनाव होता था, मतलब चुनाव होता तो था पर पूरी पावर वॉइस रॉय के हाथ में होती थी। और चुनाव भी आज के तरीके से नहीं होता था, बल्कि पार्टी के कुछ चुनिंदा लोग मिलकर सिर्फ उसका नेता तय करते थे। आजादी से पहले लास्ट इलेक्शन 1946 में हुआ था, जिसमें सिर्फ 2 पार्टी थी। पहली ऑल इंडिया कांग्रेस, जो कि आज की INC है, जिसके लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, और दूसरी पार्टी थी AIML यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसके लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। साथ ही आपको ये भी बता दो कि 1946 में आज के अफगान से लेकर बांग्लादेश तक 16 प्रोविनेंस थे जहां इस तरह का चुनाव होता था। उसी में से एक प्रोविनेंस बंगाल भी था। लेकिन आजादी से पहले पूरा बंगाल मुस्लिम कम्युनिटी को दे दिया गया। अब सवाल है कैसे, तो आपको बता दूं, जैसे आज ST SC जनरल कोटा होता है, उसी तरह आजादी से पहले सिर्फ हिंदू और मुस्लिम कोटा होता था और पूरा बंगाल मुस्लिम कोटे में चला गया था। लेकिन 15 अगस्त 1947 को बंगाल के 2 हिस्से हो गए और इंडिया का बंगाल, जिसे आज हम वेस्ट बंगाल कहते हैं, वो हमारे हिस्से में आ गया। क्योंकि उस समय कोई इलेक्शन रूल नहीं था, तो डायरेक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट को वहाँ का प्रीमियर नियुक्त कर दिया गया। क्योंकि उस समय भारत के पास कोई संविधान नहीं बना था, इसलिए 1947 में किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर नहीं होता था, बल्कि राज्यों के प्रीमियर सेलेक्ट होते थे, जिसे बोलचाल की भाषा में उस राज्य का प्रधानमंत्री भी बोला जाता था। 15 अगस्त 1947 कांग्रेस के फर्स्ट प्रीमियर बनते हैं प्रफुल्ल चंद्र घोष, जो आजादी से पहले ही आजाद भारत के एक्टिविस्ट और बंगाल कांग्रेस के लोकप्रिय लीडर भी थे। पर उस वक्त देश का विभाजन हुआ था, जिस वजह से बंगाल में कम्युनल वायलेंस, भुखमरी, बेरोजगारी और ईस्ट पाकिस्तान के बनने के बाद और शरणार्थियों के बड़े पैमाने पे पलायन, इसके अलावा अन्य कई परेशानियों से उस वक्त हमारा बंगाल बुरी तरह जूझ रहा था, जिसका सीधा दबाव पार्टी पे आना ही था और वही हुआ। प्रफुल्ल चंद्र घोष ने दबाव में आकर महज 160 दिनों के अंदर 22 जनवरी 1948 को अपना इस्तीफा भी दे दिया प्रीमियर पद से। हालांकि उसके तुरंत बाद गांधी जी के सुझाव से 23 जनवरी 1948 को वेस्ट बंगाल का 2nd प्रीमियर बनाया गया विधान चंद्र रॉय को, जो कि शुरुआत से कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, बल्कि एक फिजिशियन थे, यानी डॉक्टर। यहाँ तक कि बी रॉय महात्मा गांधी के भी पर्सनल डॉक्टर थे। विधान चंद्र रॉय बंगाल के प्रीमियर बनते ही वो बंगाल में काम शुरू कर देते और बंगाल का जो भी सबसे डिस्टर्ब एरिया था, जहाँ सबसे ज्यादा रिफ्यूजीज और प्रॉब्लम थी, वहाँ काम तेज कर देते हैं। और यही कारण है कि आज भी उन्हें विधाननगर, कल्याणी और दुर्गापुर जैसे शहरों के विकास का बंगाल में आज भी श्रेय दिया जाता है। और उनका यही काम बंगाल की इतनी बुरी स्थिति में भी उन्हें प्रीमियर पद पे बनाए रखता है, जब तक भारत में संविधान नहीं बन जाता। आपको बता दूं, भारत रत्न विधान चंद्र रॉय 23 जनवरी 1948 से 26 जनवरी 1950 तक, यानी 2 साल लगातार बंगाल के प्रीमियर बने रहते हैं। अब भारत का संविधान बन चुका था। अब भारत में कोई प्रीमियर नहीं, बल्कि चीफ मिनिस्टर चुना जाना था। हालांकि पहला इलेक्शन 25 अक्टूबर 1951 से शुरू होता है और 21 फरवरी 1952 तक जाता है। साथ ही आपको ये भी बता दें, उस वक्त जनरल इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन एक साथ हुए थे और इंडिया का ये पहला स्टेट और जनरल इलेक्शन था। और संविधान बनने के बाद क्योंकि प्रीमियर पोस्ट खत्म हो गया था, इसलिए किसी को चीफ मिनिस्टर तो बनना ही था। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग विधान चंद्र रॉय को 26 जनवरी 1950 से 21 फरवरी 1952 तक वेस्ट बंगाल का एंट्रीम सीएम बनाया गया। हालांकि कुछ ही समय बाद यानी 1952 में पहला वोटिंग इलेक्शन का रिजल्ट आता है और विधान चंद्र रॉय कांग्रेस पार्टी की तरफ फर्स्ट इलेक्टेड सीएम बनते हैं। आपको बता दूं, वेस्ट बंगाल में उन्होंने MLA यानी विधायक का चुनाव बाव बाजार से लड़ा था, जो कि आज भी वेस्ट बंगाल में इसी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं, ये जो पहला इलेक्शन जिस तरीके से हुआ था, यानी स्टेट और जनरल इलेक्शन दोनों साथ में, बीजेपी इसी तरह से दोबारा पूरे देश में इलेक्शन कराना चाहती है, 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत, बस आज के तरीके से, जिसके बारे में हमने डिटेल से वीडियो बना रखी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन
इलेक्शन में। टॉपिक पर वापस आते, उस वक्त बंगाल स्टेट असेंबली में टोटल 238 सीटें और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पहले इलेक्शन से ही दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर वेस्ट बंगाल में सामने आई। आपको बता दो, कांग्रेस पहले इलेक्शन में 236 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 150 सीटों पर जीत हासिल कर लेती है। वहीं सीपीआई, जिसके लीडर ज्योति बासु थे, उनकी पार्टी 86 सीट पर लड़ती है, जिसमें से 28 सीट पर बढ़त ले लेती है, यानी जीत हासिल करती है। आपको बता दो, 1952 वेस्ट बंगाल इलेक्शन में कुल 238 सीटों पर चुनाव हुआ था और मेजोरिटी के लिए 94 सीट्स की जरूरत थी। और चूंकि आईएनसी 150 सीट जीत जाती, इसलिए आईएनसी वहाँ सरकार बनाती है, यानी फर्स्ट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। वहीं बाकी सीट्स पर ये सारी पार्टीज इलेक्शन में अपनी जीत हासिल करती है, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज इनमें से कुछ पार्टी जिंदा है और कुछ पार्टी खत्म हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ आजाद भारत के वेस्ट बंगाल के पहले इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर चुने जाते हैं बिधान चंद्र रॉय, जो 31 मार्च 1952 से 8/5/1957 यानी अपना पहला 5 साल का कार्यकाल बहुत ही आसानी से पूरा करते हैं, वो भी बिना किसी उठापटक के। अब समय आता है बंगाल के दूसरे इलेक्शन का, जिसकी शुरुआत होती है 1 नवंबर 1956 से और 8 मई 1957 को सेकंड स्टेट असेंबली की काउंटिंग शुरू होती है। आगे चलने से पहले आपको बता दूं, 1 नवंबर 1956 को अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत महानंदा नदी के पूर्व में पूर्णिया जिले का एक हिस्सा और दक्षिण में मानभूम जिले का पुरुलिया सब डिस्ट्रिक्ट के 4 थाने को छोड़कर बाकी सारा एरिया बिहार से बंगाल असेंबली में ट्रांसफर कर दिया गया था। और इसी वजह से 1957 में बंगाल कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली की सीट बढ़कर 238 से 252 हो गई थी। और अब किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए वेस्ट बंगाल में 127 सीट की जरूरत पड़ने वाली थी। 1957 वेस्ट बंगाल इलेक्शन में इस बार 3 पार्टी आपस में टकराती है। पहला कांग्रेस, जिसके लीडर होते हैं बिधान चंद्र रॉय, दूसरी सीपीआई, जिसके लीडर होते हैं ज्योति बासु, और तीसरी पार्टी जो इस साल नई बनती है वो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जिसके लीडर होते हैं जयप्रकाश नारायण। आपको बता दूं, सेकंड स्टेट असेंबली में कांग्रेस 1952 से भी अच्छा रिजल्ट लाती है। इस बार कांग्रेस 251 सीट पर लड़ती है और 152 सीट्स पर, यानी पिछले इलेक्शन से 2 सीट ज्यादा जीतती है, जिसका नतीजा ये होता है कि दूसरी बार भी बिधान चंद्र रॉय बंगाल के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। वहीं सीपीआई इस बार 103 सीट पर लड़ती है और 46 सीट पर जीत हासिल करती है, पिछली बार से 18 सीट ज्यादा। वहीं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पीएसपी भी 67 सीटों पर चुनाव लड़ती है और पहली बार में 21 सीट पर बढ़त बना लेती है। हालांकि ये दोनों ऑपोजिशन बनते हैं और सरकार बनाती है फिर से कांग्रेस, और स्मूथली रॉय गवर्नमेंट फिर से 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेती है। लेकिन अब समय आता है बंगाल के थर्ड स्टेट असेंबली इलेक्शन का, जिसकी काउंटिंग होती है 8 मई 1962 को। और इस बार बंगाल 252 सीटों पर ही चुनाव लड़ता है और जीतने के लिए पिछले बार की तरह ही 127 सीट की जरूरत पड़नी थी, क्योंकि कांग्रेस के आगे कोई नई पार्टी जगह नहीं बना पा रही थी। नतीजा, इस बार फिर से कांग्रेस भारी मतों से बंगाल को जीत लेती है। इस बार आईएनसी 252 सीट्स पर लड़ती है, वो भी अकेले, और लास्ट इलेक्शन से 5 सीट ज्यादा लाती है, यानी टोटल 157 सीट जीत लेती है इस बार। वहीं सीपीआई भी, ज्योति बासु की सरकार, पिछले बार से ज्यादा पावरफुल ऑपोजिशन बनती है और इस बार 145 सीट पर चुनाव लड़ती है और लास्ट इलेक्शन से 4 सीट ज्यादा जीतती है, यानी टोटल 50 सीट पर अपनी जीत दर्ज करती है। वहीं पीएसपी इस बार 87 में से सिर्फ 5 सीट जीत पाती है। बाकी कुछ नई पार्टियों के डाटा आपके स्क्रीन पर है, क्योंकि इस बार भी कांग्रेस जीतती है, तो इस बार भी यानी 4th टाइम भी बिधान चंद्र रॉय बंगाल के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन इलेक्शन के सिर्फ 3 महीने बाद उनका 80वां जन्मदिन होता है और जिस दिन उनका जन्मदिन होता है यानी 1 जुलाई 1962 को ही उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और अगले ही दिन तत्कालिक प्रभाव से यानी 2 जुलाई 1962 को प्रफुल्ल चंद्र सेन को वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर नियुक्त कर दिया जाता है। आपको बता दूं, बिधान चंद्र रॉय बंगाल के अब तक के सबसे सफल सीएम में से एक रहे हैं, जिन्होंने लगातार 12 साल 156 दिनों तक सीएम का पद संभाला था। और उनके बर्थडे, जो कि बाद में उनका डेथ डे भी बन गया, उसी दिन उनके ऑनर में नेशनल डॉक्टर डे भी मनाया जाता है भारत में। हालांकि 2 जुलाई 1962 से 1 मार्च 1967 तक पीसी सेन ने अपना कार्यकाल आसानी से पूरा किया, क्योंकि कांग्रेस के पास अच्छी खासी बहुमत थी। और अब समय आने वाला था बंगाल के 4th स्टेट असेंबली इलेक्शन का, और यही वो समय होता है जहाँ से बंगाल की स्थिति नाजुक होनी शुरू होती है, यानी बंगाल बाकी स्टेटों के मुकाबले सेम ग्रोथ नहीं कर पाता। 1967 ये समय है वेस्ट बंगाल के 4th स्टेट असेंबली इलेक्शन का। इलेक्शन डेट अनाउंस होती है और 25 फरवरी 1967 को रिजल्ट डे रखा जाता है। आगे चलने से पहले आपको बता दूं, इस बार 252 सीट से बढ़कर बंगाल में 280 सीट हो जाती है, जिस वजह से इस बार किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 141 सीट की जरूरत पड़ने वाली थी। टॉपिक पर वापस आ, पीसी सेन जो कि रनिंग सीएम भी है, कांग्रेस उन्हीं को बंगाल का लीडर बनाती है और पीसी सेन आरामबाग से चुनाव लड़ते हैं, जहां से वो इलेक्शन हार जाते हैं, यानी कांग्रेस का लीडर ही इलेक्शन हार जाता है। वही आईएनसी
आईएनसी भी पिछले इलेक्शन के मुकाबले इस बार 30 सीट कम जीती है और सिर्फ 127 सीट पर ही बढ़त बना पाती है। वहीं ज्योति बासु इस साल सीपीआई से सीपीआईएम पार्टी बनाते हैं और अपनी पूरी नई विचारधारा से बंगाल इलेक्शन में उतरते हैं, लेकिन सफल नहीं रहते क्योंकि पिछली बार से 7 सीट कम 43 सीट पर ही जीत पाते हैं। वहीं इस स्टेट असेंबली इलेक्शन की सबसे नई पार्टी बंगला कांग्रेस, जिसके लीडर होते हैं आलोक मुखर्जी, 80 सीट पर इलेक्शन लड़ते हैं। आपको बता दो, आलोक मुखर्जी आगे चलकर बंगाल के पूरे इलेक्शन और बंगाल की पूरी गवर्नेंस को हिला के रख देते हैं। वो कैसे, आगे वीडियो में देखिएगा। हालांकि इस बार वो 80 में से 34 सीटों पर जीत हासिल कर लेते हैं अपने पहले इलेक्शन पर ही। बाकी सीट की लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रही है, किस किस ने कितने सीटों पर लड़ाई की है और क्या रिजल्ट रहा, आप देख सकते हैं। क्योंकि सीपीआईएम एकदम कांग्रेस विरोधी सरकार थी, इसलिए आईएनसी ने बंगाल कांग्रेस से हाथ मिला लिया, वो भी इस शर्त पर कि हम आलोक मुखर्जी को ही सीएम बनाएंगे। क्योंकि आलोक मुखर्जी ये पहला इलेक्शन लड़ रहे थे और वो पहली बार में बंगाल के सीएम बन जाते हैं। हुआ भी वैसा ही। 1 मार्च 1967 को आलोक मुखर्जी वेस्ट बंगाल के तीसरे सीएम के रूप में शपथ लेते हैं और उनके इस गठबंधन के साथ ही फिर से कांग्रेस की सरकार बन जाती। क्योंकि आजाद भारत में ये पहली बार हुआ था कि कोई नॉन कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई और उसी का सीएम भी बना था, इसलिए बंगाल इस बार कुछ नई उम्मीद कर रहा था। लेकिन यही बात पार्टी के नए मेंबर्स को रास नहीं आ रही थी, क्योंकि उस वक्त कोई भी आउटसाइडर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। कांग्रेस को लगता था पूरे देश में उन्हीं का दबदबा है, जिस वजह से इस सरकार में काफी ज्यादा उठापटक शुरू हो, जिसका नतीजा सिर्फ 265 दिन की सरकार चली और आलोक मुखर्जी ने सीएम पद से रिजाइन कर दिया 21 नवंबर 1967 को। हालांकि आईएनसी ने सरकार बचाए रखने के लिए प्रफुल्ल चंद्र घोष, जो कि इंडिपेंडेंट मेंबर थे, उन्हें सीएम अनाउंस कर दिया। अनाउंस करते साथ ही 21 नवंबर 1967 को बंगाल को अपना 4th चीफ मिनिस्टर भी मिल जाता है। लेकिन 20 फरवरी 1968 को, यानी सिर्फ 91 दिनों बाद, सरकार फिर गिर गई और ये होते ही पहली बार बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, वो भी 20 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक। सरकार गिरने के बाद 280 सीटों पर फिर से इलेक्शन होता है और 9 फरवरी 1969 को 5th असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आता है।